अरे बहू, हाथ जरा जल्दी चला, 8 बज गए हैं। आज रीना की ननद का परिवार आ रहा है। पूरे 20 लोगों का नाश्ता और खाना तुझे ही बनाना है। सासू माँ मालती जी ने अपनी बहू शिखा को हुक्म सुनाते हुए कहा। शिखा, जो पिछले 3 दिनों से तेज़ बुखार और थकावट से जूझ रही थी, धीरे से बोली, माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की ज़रूरत है और भारी काम करने से मना किया है। अगर रीना या छोटी ननद पूजा थोड़ी मदद कर दे तो। वाह बहू वाह, मालती जी की आवाज़ में जहर घुल गया। शादी के 4 साल हो गए, आज तक एक बच्चे का मुंह नहीं दिखा सकी और अब काम के नाम पर बीमारी का ढोंग। रीना मेरी बेटी है, मेहमान है इस घर में। क्या अब बेटी दामाद आकर रसोई संभालेंगे? और पूजा का पढ़ाई का समय है। तुझे सिर्फ बैठकर खाना खाने के लिए तो इस घर में नहीं लाया गया था। शिखा चुपचाप अपने आंसू पोंछकर रसोई में घुस गई। वह पूरे दिल से ससुराल वालों की सेवा करती थी। ससुर जी की दवाइयाँ, सासू माँ की खातिरदारी और दोनों ननदों के नखरे सब हंसकर उठाती थी। उसे लगता था कि यही एक बहू का फर्ज है। दोपहर तक शिखा ने 20 लोगों का खाना तैयार कर दिया। मेहमान आ गए, पीकर चले गए, लेकिन किसी ने शिखा से यह तक नहीं पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। बर्तन धोते धोते शिखा को गहरा चक्कर आया और वह रसोई के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। शिखा का पति राहुल जब शाम को दफ्तर से घर लौटा तो उसने शिखा को कमरे में बेसुध पड़ा देखा। घर वाले आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। राहुल बदहवास होकर शिखा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आपकी पत्नी को सेवर डिहाइड्रेशन और बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव है। अगर समय पर इलाज न मिला तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इन्हें कम से कम 2 हफ्ते पूरी तरह से बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, बधाई हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन इस हालत में इनका बहुत ध्यान रखना होगा। जरा सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल शिखा को लेकर घर आया। खुशियों की खबर सुनकर भी मालती जी का मुंह बन गया। माँ, शिखा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि यह 2 हफ्ते बेड से नहीं उठेगी। राहुल ने कहा, अब से घर का काम पूजा और रीना संभाल लेंगी और शिखा के लिए परहेज का खाना बना देंगी। मालती जी तपाक से बोली, देख राहुल, इस उम्र में मुझसे अपनी बहू की चाकरी नहीं होगी और रीना कोई यहाँ काम करने नहीं आई है। एक प्रेगनेंसी ही तो है, कौन सा अनोखा काम कर दिया। हमारे ज़माने में तो हम 9 महीने तक चक्की पीसते थे। अगर तेरी बीवी को इतना ही नज़ाकत दिखाना है तो इसे इसके मायके छोड़ा, वहीं जाकर अपनी माँ से सेवा करवाए। माँ, या आप क्या कह रही हैं? राहुल हैरान रह गया। शिखा के मायके में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती है। जब रीना की डिलीवरी हुई थी तो शिखा ने 2 महीने तक दिन रात उसकी और उसके बच्चे की सेवा की थी। तब वह इस घर का फर्ज था और आज जब शिखा को आपकी ज़रूरत है तो आप उसे मायके भेजने की बात कर रही हैं। तभी ननद रीना बोली,
भैया, आप माँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? भाभी का फर्ज है ससुराल की सेवा करना। अगर वह बीमार है तो हम क्या करें? हम उनके नौकर थोड़ी हैं। ससुर जी ने भी आकर बात काट दी। बकवास मत कर राहुल, बहू घर की रानी बनने नहीं आई है। अगर वह घर का काम नहीं कर सकती तो उसे मायके जाना ही होगा। राहुल को अपने परिवार की संकीर्ण और स्वार्थी सोच पर घिन आने लगी। उसने शिखा की तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने शिखा का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज़ में कहा, ठीक है माँ, अगर आपकी नज़र में वह सिर्फ काम करने वाली एक मुफ्त की नौकरानी है तो मुझे भी ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो इंसानियत भूल चुका हो। राहुल कमरे में गया, कपड़े पैक किए और शिखा को लेकर बाहर आ गया। ये क्या कर रहा है राहुल? अपनी बीवी के पीछे अपने माँ बाप और बहनों को छोड़ेगा? जोरू का गुलाम बन गया है तू। मालती जी चिल्लाई। राहुल रुका और मुड़कर बोला, हाँ माँ, अगर अपनी बीमार और गर्भवती पत्नी का साथ देना जोरू की गुलामी है तो मुझे यह गुलामी मंजूर है। शिखा ने सालों तक आप सबकी निस्वार्थ सेवा की, पर आप लोगों ने उसे इंसान तक नहीं समझा। अब मैं अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। 2 दिन बाद रीना की सास आ रही है, घर कौन संभालेगा? मालती जी घबरा कर बोली, जिसकी बेटियां हैं वही संभाले। राहुल ने 2 टूक जवाब दिया और शिखा को लेकर किराए के नए मकान में चला गया। राहुल ने 1 महीने की छुट्टी ली, खुद खाना बनाया, शिखा की देखभाल की और उसका पूरा ध्यान रखा। कुछ ही हफ्तों में शिखा की सेहत में सुधार आ गया। उधर ससुराल में जब घर का सारा काम नंदों और सासू माँ के सिर पर आया तब उन्हें समझ आया कि शिखा अकेले कितना बोझ उठाती थी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन राहुल और शिखा अपनी नई और सम्मानजनक दुनिया बसा चुके थे। जैसे ही किराए के नए और शांत मकान में शिखा और राहुल की नई गृहस्थी बसने लगी, वैसे ही उधर पुराने घर में मालती जी के माथे पर चिंताओं की लकीरें गहरी होती जा रही थी। शिखा के जाने के बाद घर की हालत अस्त व्यस्त हो चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर काम के लिए घर में चिक चिक होने लगी थी। ननद रीना, जो पहले महारानी की तरह हुक्म चलाती थी, अब 2 दिन बर्तन धोकर ही थक कर बैठ गई। माँ, मुझसे इतना काम नहीं होता, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। भाभी तो चुटकी बजाते ही सब कर देती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि रसोई कैसे संभालूं। रीना ने चिढ़कर झाड़ू फेंकते हुए कहा। छोटी बेटी पूजा ने भी तुरंत साफ मना कर दिया। माँ, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मैं रोज रोज पोछा नहीं लगा सकती। भैया और भाभी को वापस बुला लो ना। मालती जी का अहंकार अभी भी आड़े आ रहा था। वह बड़बड़ाई, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे झुकने की। 4 दिन में जब राहुल के पैसे ख़त्म होंगे और किराए के मकान का खर्चा भारी पड़ेगा तो खुद ही घुटनों के बल चलकर वापस आएगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा घूम चुका था। हफ्ते भर बाद ही रीना की सास अपने परिवार के साथ अचानक वहां पहुंच गई। घर में बिखरा सामान, अस्त व्यस्त रसोई और बिना चाय नाश्ते के मेहमानों का स्वागत देखकर रीना की सास का पारा चढ़ गया।
समधन जी, यह कैसा घर चला रही हैं आप? न घर में सफाई है, न खाने का कोई ठिकाना। मेरी बहू को तो आपने कुछ सिखाया ही नहीं। रीना की सास ने ताना मारा। बात इतनी बढ़ी कि रीना की सास अपनी बहू को लेकर तुरंत अपने घर लौट गईं और जाते जाते रीना को भी खरी खोटी सुना गई। उसी शाम काम के भारी बोझ और मानसिक तनाव के कारण मालती जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वह रसोई में ही ढह गईं। घर में हड़कंप मच गया। ससुर जी और बेटियां घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि मालती जी का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और उन्हें तुरंत देखभाल की ज़रूरत है। ससुर जी ने भारी मन से राहुल को फ़ोन मिलाया। राहुल बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने आराम बोला है। घर में कोई संभालने वाला नहीं है। तू और बहू वापस आ जाओ बेटा। ससुर जी की आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी जो पहली बार राहुल ने सुनी थी। फ़ोन कटते ही शिखा ने राहुल की तरफ देखा। राहुल का चेहरा सख्त था, लेकिन शिखा की आंखों में चिंता तैर आई। राहुल, माँ जी बीमार हैं, हमें चलना चाहिए, शिखा ने धीरे से कहा। शिखा, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया था, फिर भी तुम जाना चाहती हो? राहुल ने अचरज से पूछा। शिखा ने राहुल का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, अगर हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? फ़र्ज़ का मतलब सिर्फ अधिकार मांगना नहीं होता, विपत्ति में अपनों को माफ़ करना भी होता है। पर हाँ, इस बार हम लाचार बनकर नहीं, आत्मसम्मान के साथ जाएंगे। राहुल शिखा के इस बड़े दिल को देखकर भावुक हो गया। उसने शिखा को संभाला और दोनों पुराने घर पहुँचे। जब शिखा कमरे में दाखिल हुई तो मालती जी बिस्तर पर पड़ी थी। शिखा को देखते ही उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिस बहू को उन्होंने ताने दिए, बच्चा गिराने तक की नीच बात सोची, वही बहू आज उनके सिरहाने बैठकर उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। मालती जी ने कांपते हाथों से शिखा का हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि बहू तो सिर्फ घर की दासी होती है, लेकिन आज समझ आया कि घर तो तेरे ही दम से हंसता खेलता था। तूने मुझे मेरी ही बेटियों से बढ़कर संभाला है। ससुर जी और दोनों ननदें भी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। मैं ननद होने के घमंड में भूल गई थी कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया था। अब से घर का सारा काम मैं और पूजा संभालेंगे, आप बस आराम करेंगी। राहुल ने आगे बढ़कर माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, घर सिर्फ एक इंसान के कंधों पर नहीं चलता। अगर बहू घर को अपना मानकर सेवा करती है तो परिवार का भी फर्ज है कि उसे बेटी जैसा प्यार और सम्मान दे। मालती जी ने शिखा के पेट पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अब इस घर में मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी, वह सिर्फ इस घर की रानी बनकर रहेगी। उस दिन के बाद से घर की हवा बदल गई। सास और ननदों ने मिलकर शिखा की पूरी देखभाल की। कुछ महीनों बाद शिखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसकी किलकारियों से पूरा घर खुशियों से चहक उठा।
बच्चे के जन्म के साथ ही घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो घर कभी तानों, चिक-चिक और कड़वाहट से गूंजता था, आज वहाँ नन्हे बच्चे की किलकारियाँ और खिलखिलाहटें गूंज रही थी। मालती जी अब पहली वाली सास नहीं रही थी। सुबह होते ही वह खुद रसोई में जाकर शिखा के लिए सूजी का हलवा, मेवे के लड्डू और गोंद का शीरा बनाने में लग जाती। अरे रीना, जरा देख तो, पोता सो रहा है या जाग रहा है? और हाँ, बहू को बोलना कि अभी कमरे से बाहर ठंडी हवा में ना निकले। मालती जी रसोई से आवाज़ लगाते हुए कहती। रीना, जो कभी एक गिलास पानी उठाने में भी नखरे दिखाती थी, अब अपनी भाभी के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती। कभी बच्चे के कपड़े धोती तो कभी शिखा को आराम कराने के लिए बच्चों को अपनी गोद में खिलाती। एक दिन दोपहर को जब शिखा अपने कमरे में बच्चे को सुला रही थी, तभी रीना और पल्लवी उसके पास आकर बैठ गई। रीना ने शिखा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, भाभी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब आपने दिन रात जागकर मेरी सेवा की थी, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपना स्वार्थ देखा। मुझे आज भी उस बात का बहुत पछतावा होता है। पल्लवी भी भावुक होकर बोली, हाँ भाभी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब माँ बीमार पड़ी और रसोई संभालना पड़ा, तब समझ आया कि आप बिना किसी शिकायत के रोज़ कितना बड़ा काम हंसते हंसते कर लेती थी। शिखा ने दोनों ननदों को गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, पल्लवी, अब पुरानी बातें भूल जाओ। परिवार में जब तक सब एक दूसरे की ढाल ना बने, तब तक घर घर नहीं बनता। मुझे खुशी है कि आज हम सब एक साथ हैं। शाम को जब अमित दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ मालती जी शिखा की मालिश के लिए गरम तेल तैयार कर रही थी और ससुर जी नाती को गोदी में लेकर लोरी गा रहे थे। अमित मुस्कुराते हुए शिखा के पास गया और चुपके से बोला, देखा शिखा, सही समय पर उठाया गया एक कदम और सच का साथ देने की हिम्मत ने पूरे घर का नज़रिया बदल दिया। आज मुझे खुशी है कि तुम्हें इस घर में वह सम्मान मिला जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। तभी मालती जी कमरे में आईं और अमित के सिर पर चंपत लगाते हुए बोली, अरे जोरू के गुलाम, बीबी से बाद में बातें करना, पहले जाकर गरम दूध बहू को दे। और सुन, कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, गाड़ी समय पर बुला लेना। अमित और शिखा एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अमित ने मालती जी के गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ, अब तो मुझे इस जोरू के गुलाम कहलाने में भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि मेरी बीवी ने अपने प्यार और संस्कार से मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। समय बीतता गया और शिखा का बेटा बड़ा होने लगा। उस घर में अब बहू को नौकरानी नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी और परिवार की सबसे अहम धुरी माना जाता था। समय अपनी तेज़ गति से बहता गया और देखते ही देखते 8 साल बीत गए। शिखा और अमित का बेटा आरव अब 8 साल का एक समझदार और हंसमुख बच्चा बन चुका था। घर का नक्शा और माहौल पूरी तरह बदल गया था। जो घर कभी तानों और कड़वाहट का गंतव्य था, आज वह प्रेम और आपसी आदर की मिसाल बन चुका था। मालती जी अब उम्र के
उस पड़ाव पर थी जहां उनके शरीर ने साथ देना कम कर दिया था, लेकिन उनके दिल में बहू के लिए प्यार और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। एक दिन रीना की छोटी ननद की शादी तय हुई। ससुराल में काम का भारी दबाव था और रीना के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। रीना की सासू माँ, जो कभी बहुत कड़क स्वभाव की थी, अचानक बीमार पड़ गईं। रीना ने घबराकर अपनी माँ मालती जी को फ़ोन किया। माँ, घर में शादी का माहौल है और सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले मेहमानों को संभालूं, शादी की तैयारियां देखूं या सासू माँ की सेवा करूं। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मालती जी ने फ़ोन पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तू चिंता क्यों करती है? जब तेरे पास इतनी समझदार भाभी है तो तू खुद को अकेला क्यों समझती है? मालती जी ने शिखा की तरफ देखा। शिखा ने बिना एक पल गंवाए कहा, माँ जी, आप रीना दीदी से कहिए कि चिंता न करे। मैं और अमित कल ही वहाँ पहुँच रहे हैं। शादी की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। अगले ही दिन शिखा और अमित रीना के ससुराल पहुँचे। शिखा ने बिना किसी हिचकिचाहट के रीना की सासू माँ की सेवा की कमान संभाली। उनके लिए समय पर दवाई, परहेज का खाना बनाया और शादी के मेहमानों की खातिरदारी भी हंसते हंसते की। रीना की सासू माँ, जो हमेशा बहू को दबा कर रखने की पक्षधर थी, शिखा का यह रूप देखकर दंग रह गई। उन्होंने रीना से पूछा, रीना, तेरी भाभी तो बिल्कुल देवी जैसी है। अपनी ननद के घर आकर इतनी निस्वार्थ सेवा कौन करता है? रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, यह मेरी भाभी के संस्कार हैं। एक समय था जब हमने इनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन इन्होंने हमें बदले में सिर्फ प्यार और अपनापन दिया। इन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्ते फर्ज से नहीं, बड़े दिल से निभाए जाते हैं। यह सुनकर रीना की सासू माँ की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने अपनी बहू रीना को गले से लगा लिया। शादी का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। अंतिम दिन जब सब लोग बैठकर आराम कर रहे थे तो 8 साल के आरव ने अपनी दादी मालती जी की गोदी में बैठते हुए मासूमियत से पूछा, दादी, मम्मी तो घर पर भी सबका ध्यान रखती है और यहाँ भी सबका काम कर रही हैं, क्या मम्मी थकती नहीं है? मालती जी ने आरव के माथे को चूमा और पूरे भरे हुए गले से बोली, बेटा, जब किसी घर में बहू को सिर्फ काम करने वाली नहीं बल्कि घर की इज्जत और लक्ष्मी माना जाता है तो उस बहू की ताकत 2 गुनी हो जाती है। तेरी माँ इस घर की नींव है और नींव कभी थकती नहीं, सिर्फ घर को मजबूत बनाए रखती है। अमित और शिखा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमित की आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व था और शिखा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।